हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो अपन सीरीज चला रहे हैं स्पेशल साइंस की, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बार बार उन टॉपिकों से ला रहा हूं जहां से सबसे ज्यादा टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं आपको मानव रोग से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ कराऊंगा, जो कि रेलवे, एसएससी, व्यापम और टीचिंग में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, जो अभी साइंस की अपन ने सेल्स को कंप्लीट किया है, जो क्वेश्चन अपन ने सेल के लगाए हैं, दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप उनको लगा के जाएंगे तो आपकी पूरी थ्योरी कवर होगी, प्लस में आप उन क्वेश्चनों को अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहां से मिलेगा। दोस्तों, चलते हैं अपन अपना अगला टॉपिक डिसीज की ओर। स्टार्ट करते हैं अपन एमसीक्यू को लगाना। चलिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, विल्सन रोग एक है जिससे अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। यानी विल्सन रोग में क्या होता है, जब शरीर में अत्यधिक मात्रा में वो संचित होगा। कौन सा ऐसा तत्व है जो शरीर में ज्यादा संचित हो जाता है, जिस वजह से हमको विल्सन रोग होता है। ओके, तांबा, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। कॉपर इसको बोलते हैं दोस्तों, कॉपर। इसको बोलते हैं आयरन। इसको बोलते हैं Ca कैल्शियम। और इसको बोलते हैं Na सोडियम। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि तांबा की अधिकता होने पर तांबा, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इसका आंसर सही है दोस्तों। विल्सन रोग में शरीर में संचित होता है अत्यधिक मात्रा में। अत्यधिक मात्रा में शरीर में क्या संचित होता है, तांबा। तांबा यानी कॉपर। ओके दोस्तों, तांबा यानी कॉपर, जिससे विल्सन रोग होता है। ओके दोस्तों, चलें, अच्छे से देखना है आपको। और भी रोग हैं हमारे, जैसे कि इटाई 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 रोग। इटाई इटाई रोग दोस्तों, ये कैडमियम की वजह से होता है। कैडमियम कैडमियम की वजह से होता है। कौन सा दोस्तों, इटाई इटाई रोग। एक रोग होता है मिनी माता रोग। ये वो रोग हैं जो बेटा पूछे जा रहे हैं बार बार एग्जामों में। मिनी माता रोग। मिनी माता रोग पारा की वजह से होता है। पारा, Hg। ओके दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण रोग हैं। इटाई इटाई रोग कैडमियम की वजह से होता है। मिनी माता रोग पारा की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इन सभी को, इंपोर्टेंट हैं, आए हुए हैं। नाइट्रेट्स की अधिकता अगर हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगर शरीर में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। निकिल की अधिकता हो जाती है तो त्वचा पर सोथ बनने लगते हैं, त्वचा पर चकत्ते बनने लगते हैं। निकिल की अधिकता हो जाती है। एनआई की अधिकता हो जाती है। निकिल की अधिकता से त्वचा सोथ, यानी त्वचा पर चकत्ते, त्वचा का सोथ हो जाती है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अच्छे से। इटाई इटाई रोग कैडमियम की वजह से होता है। मिनी माता रोग पारा की वजह से होता है। निकिल की अधिकता से त्वचा का शोथ होता है। ओके ओके दोस्तों, विल्सन रोग कब होता है, जब तांबा की अधिकता होती है। तांबा शरीर में ज्यादा निकलता है। ओके, ज्यादा बनता है, शरीर के अंदर ज्यादा संचित होता है। चले क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन दूसरा देखिए अब अच्छे से। मादा एनोफिलीज मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। भाई उसने हमसे वाहक पूछा है, कैरियर। क्या, कैरियर।
कैरियर पूछा है, वाहक, जिसको इंग्लिश में कैरियर बोलते हैं। ऑप्शन ए मलेरिया। दोस्तों मादा एनीफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मलेरिया का वाहक होता है। किसका वाहक होता है? मलेरिया का वाहक होता है। मलेरिया का वाहक होता है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज जो होता है वो मलेरिया का वाहक होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है एक। दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, जो कि प्रोटोजोआ है एक। दोस्तों जिसका वाहक है वो मादा एनाफ्लीज होता है। मलेरिया का जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। ठीक है, इसकी संक्रमण अवस्था क्या होती है? संक्रमण अवस्था क्या होती है दोस्तों? संक्रमण अवस्था होती है स्पोरोजोइट्स। संक्रमण अवस्था होती है स्पोरोजोइट। तो संक्रमण अवस्था क्या होती है दोस्तों? स्पोरोजोइट्स होती है। ठीक है, स्पोरोजोइट्स। आरबीसी के फटने से हीमोजोइन निकलता है। आरबीसी के फटने से हीमोजोइन निकलता है, जिस वजह से क्या लगती है? कपकपी आती है। जब बुखार आता है हमको ठंड लगती है, कपकपी लगती है। वो किसको निकलने की वजह से लगती है? आरबीसी फट जाती है, उससे क्या निकलता है? हीमोजोइन निकलता है। हीमोजोइन निकलने के कारण हमको कपकपी लगती है, मलेरिया यानी बुखार उसमें। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ये था मलेरिया। मलेरिया का वाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम फैलाता है, जो कि क्या है? एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। ओके दोस्तों, ठीक है, चलें आगे, चलें या नहीं? चलें दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए अच्छे से। रेबीज रोग किसके कारण होता है? रेबीज रोग किसके कारण होता है? रेबीज रोग किसके कारण होता है दोस्तों? वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, माइक्रोप्लाज्मा या प्रोटोजोआ? आंसर वायरस है दोस्तों। इसका आंसर वायरस यानी विषाणु। वायरस। दोस्तों रेबीज किस वायरस से होता है? रेब्डो वायरस। कौन सा वायरस दोस्तों? रेब्डो वायरस या लुस्सा वायरस। रेबीज रोग किसके कारण होता है दोस्तों? रेब्डो वायरस या लुस्सा वायरस से होता है। दोस्तों ये फैलता कैसे है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ वगैरह जब काट लेते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर या चमगादड़ में से कोई हमको काट लेता है तो हमको रेबीज नाम का रोग हो जाता है, जो कि किस वायरस से होता है दोस्तों? रेब्डो वायरस या लुस्सा वायरस से होता है। फैलता कैसे है? इन सभी से फैलता है। ओके दोस्तों, लक्षण क्या होंगे इसके? दोस्तों लक्षण ये होगा कि जो इसको रोग होगा उसकी जीभ बाहर बार बार निकलने लगेगी। जैसे कुत्ते की जीभ निकलती है ना बाहर, ऐसी उसकी भी जीभ बाहर निकलने लगती है दोस्तों। ठीक है ना? पानी से उसको डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया, पानी से उसको डर लगने लगता है, अंदर से डर लगने लगता है उसको, पानी से डर लगता है इस बीमारी में। ओके,
और ये तंत्र को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ओके, तंत्र को प्रभावित करता है। ये तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्र को प्रभावित करता है। ओके दोस्तों, पानी से डर लगने लगता है, जीभ बाहर आने लगती है, कई बार ऐसी हरकतें करने लगेगा जैसे पागल कुत्ता करता है। ओके दोस्तों, जिसने काट लिया, अगर पागल कुत्ता काट लेगा तो हमको ऐसी हरकतें होंगी। ठीक है, याद रखना है। चलें आगे, देख लीजिए अच्छे से, आप रेबीज रोग को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका जो इफेक्ट होता है वो तंत्र पर पड़ता है। ठीक है, चलें दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड होता है? बिल्कुल नहीं, ब्रोमाइड नहीं होता है दोस्तों। आयोडाइड होता है? बिल्कुल नहीं। फ्लोराइड होता है? जी हाँ, फ्लोराइड होता है। ऑप्शन सी, फ्लोराइड होता है। इसकी वजह से अधिकांश टूथपेस्ट में ये होता है जो दांतों के क्षय को रोकता है। ओके दोस्तों, फ्लोराइड की कमी से दांतों में क्षय होने लगता है। ठीक है, दांतों का क्षय होने लगता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों दांतों पे निशान से भी आ जाने लगते हैं। ठीक है, दांतों पर निशान भी बनने लगते हैं। होने लगते हैं। ओके दोस्तों, तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए अत्यधिक टूथपेस्ट में क्या होता है? आंसर फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड। ठीक है, आंसर फ्लोराइड होता है, याद रखना है अच्छे से। क्वेश्चन 5वां देखते हैं। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, यानी किस अंग को बीमार करता है? जब निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया में हमें किस अंग को ग्रसित करता है, किस अंग को इफेक्ट करता है निमोनिया? आंत को, यकृत को, अस्थि संधि को, या फेफड़े को? आंसर क्या है दोस्तों? निमोनिया में क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। छोटे बच्चों में होता है जो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, ध्यान रखना है। निमोनिया फेफड़ों को, लंग्स को इफेक्ट करता है। किसको? लंग्स को, लंग्स को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ओके दोस्तों, तो निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। निमोनिया रोग फेफड़े को ग्रसित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, ओके दोस्तों, चलें मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करवा रहा हूं दोस्तों जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। आजकल एग्जामों में जो ट्रेंड बना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से आने हैं, ध्यान रखना है। उन्हीं क्वेश्चनों पे मैं फोकस कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां। चिकनगुनिया एक संक्रमण है जो मच्छर के कारण होता है। चिकनगुनिया एक संक्रमण है जो मच्छर के कारण होता है। चिकनगुनिया एक संक्रमण है जो मच्छर के कारण होता है। कौन से मच्छर के कारण होता है दोस्तों? याद रखना है अच्छे से। क्यूलेक्स? बिल्कुल नहीं, क्यूलेक्स के कारण नहीं होता है। मैनिसोनिया? ये भी नहीं है। एनाफिलीज से मलेरिया होता है। मादा एडीज, जो कुछ भी है मादा ही है दोस्तों, याद रखना है। जितनी भी काटेंगी मादा ही काटेंगी हमको। ठीक है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मादा काटती रहती हैं, उनसे सतर्क रहें। ठीक है, चिकनगुनिया एक संक्रमण रोग है जो मच्छर के कारण होता है। आंसर मादा एडीज दोस्तों, क्या है? एडीज। ठीक है, देखते चलिए आगे। चिकनगुनिया सुना होगा आपने, चिकनगुनिया है ना दोस्तों? तो ये किस मच्छर के कारण होता है? एडीज। आंसर हमारा बी है, एडीज। ठीक है,
मादा एडीज। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। कालाजार रोग, कालाजार रोग किसके कारण होता है? दोस्तों कालाजार रोग जो है ना, इसे हम डमडम डमडम फीवर भी कहते हैं, डमडम बुखार भी कहते हैं, ये ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, कालाजार को, ठीक है, डमडम फीवर भी बोलते हैं। कालाजार रोग किसके कारण होता है? ए ईस्टीरिया कोलाई बिल्कुल नहीं, अमीबा बिल्कुल नहीं, लेशमेनिया डोनबानी, लेशमेनिया डोमानी के कारण होता है। तो आंसर क्या है? लेशमेनिया। इसका आंसर क्या है? लेशमेनिया, लेशमेनिया के कारण होता है, इसके कारण होता है दोस्तों क्या? कालाजार, लेशमेनिया, लेशमेनिया के कारण कालाजार या डमडम फीवर, ओके, इसके कारण होता है, लेशमेनिया के कारण होता है। फैलाता कौन है दोस्तों इसे? फैलाता कौन है इसको? फैलाता कौन है? कौन फैलाता है इसको दोस्तों? आंसर क्या है? सैंड फ्लाई मक्खी, सैंड फ्लाई मक्खी, ओके दोस्तों, इसको ये मक्खी फैलाएगी, याद रखना है। सैंड फ्लाई मक्खी फैलाती है। कालाजार रोग, डमडम फीवर, एक ही बात है, कौन फैलाती है? सैंड फ्लाई मक्खी फैलाती है। होता किसके द्वारा है? लीशमेनिया के द्वारा, लीशमेनिया के द्वारा ये होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट हुआ हमारा। अच्छे से देखिए, फैलाता कौन है इसको? सैंड फ्लाई मक्खी। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं अपन। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी बिल्कुल नहीं, इसके द्वारा तो टाइफाइड होता है दोस्तों। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिनकम ए भी नहीं है, ट्रेफेनोमा पैलेडियम ए भी नहीं है, विब्रियो कोलोरी ये आंसर है दोस्तों, विब्रियो कोलोरी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। हैजा किसके कारण होता है? हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो याद रखना है, हैजा बैक्टीरिया के कारण होगा। ये भी क्वेश्चन आएगा आगे, ये भी आता है पेपर में। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा हुआ था? विब्रियो कोलोरी, विब्रियो कोलोरी नाम का बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये 5 से 10 साल, ये 5 से 10 साल के बच्चों में अधिक होता है दोस्तों। 5 से 10 साल के बच्चों में अधिक होता है। ठीक है, ओके, इसको देखना है अच्छे से दोस्तों। ये विब्रियो कोलोरी हैजा जो है ना, हैजा, ये हैजा किस जीवाणु के द्वारा होता है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है वो। आंसर विब्रियो कोलोरी, विब्रियो कोलोरी बैक्टीरिया के द्वारा हैजा होता है। ठीक है, ये 5 से 10 साल के बच्चों में अधिक होता है। ठीक है, दूषित भोजन, दूषित भोजन व दूषित जल, दूषित भोजन व दूषित जल के कारण होता है। ओके दोस्तों, ठीक है, 5 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है। इसका ऑप्शन डी, विब्रियो कोलोरी के द्वारा ये होता है। कौन? हैजा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, इसके द्वारा टाइफाइड होता है। ठीक है, विब्रियो कोलोरी जिंक या ORS WS हम इसमें ले लेते हैं, घोल ले लेते हैं। ठीक है, ORS वगैरह का वो फायदा करता है जिसमें जिंक ज्यादा होता है। ठीक है, किसमें? हैजा में। ठीक है, ये लिखा है दूषित भोजन व दूषित जल के कारण होता है। 5 से 10 साल के बच्चों में अधिक होता है। विब्रियो कोलोरी नाम के जीवाणु से होता है। कौन? हैजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? भाई ये बोल रहा है वो कि टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अब आंसर बताना है। अग्नाशय? जी नहीं, अग्नाशय नहीं होता है। टाइफाइड को मोतीझरा भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मोतीझरा बोलते हैं दोस्तों। अग्नाशय, अमाशय बिल्कुल नहीं। आंत? जी हाँ, आंत। आंसर सी है इसका, आंत। मस्तिष्क कहां से होगा? टाइफाइड से
शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। 200 इंटेस्टाइन, आंत, इंटेस्टाइन, ठीक है, आंत होती है इससे इफेक्ट। कईयों बार ऐसा होता है कि जब हमको मोती जरा या टाइफाइड अधिक मात्रा में हो जाता है, अधिक मात्रा में फैल जाता है दोस्तों, तो हमारी आंत में छेद हो जाता है। हमारी जो आंत होती है उसके अंदर छेद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कईयों बार ज्यादा हानि हो जाती है और कई ऐसे केस होते हैं जिसमें मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों अच्छे से? तो टाइफाइड कौन सा अंग प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंत को। ठीक है, ऑप्शन सी आंत को प्रभावित करता है। हैजा का कारण क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था हैजा का कारण क्या है। जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। आंसर जीवाणु। अभी अपन पीछे पढ़ के आ रहा है जीवाणु। हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, और भी हैं दोस्तों जो किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, ओके, चलें आगे। चलिए, आंसर देख लिया। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे। शरीर में किस अंग की खराबी से डायबिटीज, मधुमेह रोग होता है? भाई डायबिटीज कब होता है? शरीर में कौन सा अंग खराब हो जाता है? जब डायबिटीज होती है। शरीर में कौन सा अंग खराब हो जाता है? जब डायबिटीज होती है। आंसर लिवर, पैंक्रियाज, किडनी, हृदय। ऑप्शन ए लिवर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हृदय, ऑप्शन बी पैंक्रियाज। इसका आंसर पैंक्रियाज सही है। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, पैंक्रियाज सही है। ये पत्ती की समान संरचना होती है पैंक्रियाज। ओके दोस्तों, जो कि इसमें खराबी आ जाती है उस वजह से डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? शरीर के किस अंग के कारण खराबी के कारण डायबिटीज होती है? आंसर क्या है हमारा? पैंक्रियाज। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। कोविड-19 महामारी के लिए, भाई कोविड-19 आ गया। देखिए कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार विषाणु कौन है, यानी वायरस कौन है? भाई वायरस, जिम्मेदारी वायरस कौन सा था? बताइए भैया, बताइए भाई। सारस कोविड B2, सारस कोविड B4, सारस कोविड B1 या सारस कोविड V3? आंसर क्या है हमारा? आंसर हमारा है सारस कोविड V2, ऑप्शन ए, सारस कोविड B2। इसका फुल नेम क्या होता है? सर्वर एक्यूट, सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, सारस कोविड B2 का पूरा नाम क्या है? सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है दोस्तों कोविड B2। ये कब हुई थी? कोविड B2 फर्स्ट कब हुआ था? अगर कोई फर्स्ट पूछे कोविड B2 फर्स्ट, कोविड B2 फर्स्ट 2003 से लेके 2004 के बीच में हुआ था। और V2 कब हुआ था दोस्तों? ये वाला कब हुआ था? 17 नवंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 के बीच में। ओके, ए कोविड V2 ध्यान रखना है। ये दोनों चाइना के वुहान, चाइना से आया था, ये याद रखना, चाइना से, ये चाइना के वुहान से आया था कोविड-19। ओके, हमारे इंडिया में इसकी पहली मृत्यु कर्नाटक से में हुई थी, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार विषाणु कौन सा था? सारस कोविड V2। ये आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है,
सारस कोविड V2, ये ऑप्शन गलत है सभी, ठीक है, ध्यान रखना है। पूरा नाम क्या है? सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका नाम है फुल। ओके बेटा, V1 2003-2004 में हुआ था और 17 नवंबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 के बीच में कोविड V2 आया था। ये चाइना के वुहान से आया था कोविड-19, ठीक है। चले आगे देखिए, श्वेत प्लेग। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तपेदिक, डेंगू या मलेरिया या पोलियो? आंसर तपेदिक। ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आंसर तपेदिक है। श्वेत प्लेग को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तपेदिक। तपेदिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तपेदिक के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तपेदिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलें अगले, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तपेदिक के नाम से जानते हैं। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तपेदिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलें ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर, अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडमी, बिल्कुल नहीं। ल्यूकेमिया, अमीमिया या हीमोफिलिया? आंसर बेटा सबसे, ये तो सब अलग है, आंसर बी है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्यों होता है ल्यूकेमिया? WBC बढ़ जाती है, ठीक है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसमें WBC बढ़ जाती है, इसलिए ब्लड कैंसर होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। चले देखिए, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, चलें क्वेश्चन 15 पर चलिए। पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? देखिए, पैचिस रोग के लिए, या अमीबियासिस भी बोल सकते हैं इसको, पैचिस रोग को अमीबियासिस भी बोलते हैं, पैचिस रोग को अमीबियासिस भी बोलते हैं, के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंटमीबा, अमीबा, फैगोटिफिक या ट्रिपेनोसोमा? एंटमीबा। आंसर क्या है? एंटमीबा आंसर है दोस्तों, एंटमीबा, अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है दोस्तों, याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ओके, ये दूषित पानी, भोजन वगैरह को करने से होता है पैचिस रोग, ठीक है। चलें आगे, चलें दोस्तों, ये भी अपना प्रोटोजोआ से होने वाली है, ट्रेपेनोसोमा, सोने की बीमारी होती है इससे, ट्रेपेनोसोमा। नींद आती है इससे, ठीक है। सोने की बीमारी होती है, नींद आती है ट्रेपेनोसोमा से, ठीक है दोस्तों। पैचिस रोग किस लिए उत्तरदायी है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है ये प्रोटोजोआ, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ट्रेपेनोसोमा, जिसमें सोने की बीमारी होती है, जिसे सोने की बीमारी होती है, नींद ज्यादा आती है। ओके, ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोसोमा, ठीक है, याद रखना है, इससे नींद ज्यादा आती है। चलें क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक पूछा है उसने। संक्रामक क्या होता है दोस्तों? ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, उसे बोलते हैं हम संक्रमित रोग। असंक्रमित क्या होता है? जो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। असंक्रमित रोग क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसको असंक्रमित बोलते हैं।
ऑप्शन ए मधुमेह, बिल्कुल नहीं। ये डायबिटीज बेटा बिल्कुल नहीं फैलती है एक दूसरे से। गठिया, ये भी नहीं है। डिप्थीरिया, कैंसर, ये भी नहीं है। आंसर डिप्थीरिया, आंसर डिप्थीरिया। ये जीवाणु से होने वाला रोग है दोस्तों। इसमें गला खराब हो जाता है डिप्थीरिया में। गल घोंटू बीमारी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। गले को प्रभावित करता है डिप्थीरिया, ठीक है। ओके, ध्यान रखना है। तो कौन सा संक्रमण रोग है? डिप्थीरिया, ठीक है। ये संक्रमक रोग नहीं है, असंक्रामक रोग है कैंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है? आंसर डिप्थीरिया। चले 17वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती है? इसमें पानी का कोई रोल ही नहीं है, ये बोल रहा है वो। पानी के द्वारा नहीं होती ऐसी कौन सी बीमारी है दोस्तों, बताइए। फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस, ये तीनों पानी के द्वारा होते हैं दोस्तों। दूषित जल, दूषित जल के द्वारा। ओके, मैंने आपको बताया है दूषित जल के द्वारा फैलते हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने? टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस, ये दूषित जल के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। फ्लू ही एक ऐसा है जो पानी के द्वारा नहीं होता है। कौन? फ्लू, ऑप्शन ए फ्लू, ऑप्शन ए फ्लू, ये पानी के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन ए तीनों से अलग है दोस्तों। ऐसे भी हम क्वेश्चन को पहचान सकते हैं, तीनों से अलग है। फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस, ये तीनों नहीं है। ये तीनों दूषित जल से फैलते हैं। जब दूषित पानी, गंदा पानी होता है उससे फैलते हैं। ओके दोस्तों, याद रखना है। तो इसमें पानी के द्वारा नहीं होता है, पूछा आंसर ए फ्लू, ऑप्शन ए। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? निम्नलिखित में से कौन से पोलियो का कारण? भाई पोलियो का कारण क्या है? एक कवक है, बिल्कुल नहीं है। एक कृमि है, बिल्कुल नहीं है। एक वायरस है, जी हाँ, वायरस के द्वारा होता है पोलियो। ये बैक्टीरिया है, बिल्कुल नहीं, वायरस के द्वारा होता है पोलियो। 2014 में पोलियो मुक्त हो गया था भारत, पोलियो मुक्त, पोलियो मुक्त हो गया था भारत जो कि पोलियो मुक्त हो गया था 2014 में। ओके दोस्तों, याद रखना है। जो कि कैसा होता है? एक वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है दोस्तों? वायरस के कारण होता है दोस्तों। पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण होता है। ओके दोस्तों, अच्छे से देख लेना है, वायरस के कारण होता है पोलियो, ठीक है। 2014 में पोलियो मुक्त हो गया था भारत से, ठीक है। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस, पोलियो दिवस, पोलियो दिवस मनाते हैं। मनाते हैं 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना है। पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाते हैं। 2014 में पोलियो मुक्त हो गया था भारत। पोलियो एक वायरस के कारण होता है। ओके दोस्तों, चलें आगे दोस्तों, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 19। डीपीटी टीकाकरण किसके खिलाफ सुरक्षा के लिए लगता है? यानी इसमें एक कब लगता है, किसकी सुरक्षा के लिए लगता है? डीपीटी वैक्सीन टीकाकरण किसके खिलाफ सुरक्षा के लिए लगता है? दस्त, परtussis, टिटनेस, बिल्कुल नहीं। दस्त, पोलियो, टिटनेस, बिल्कुल नहीं। दस्त की बात आया वहां तो ये लगेगा ही नहीं, ठीक है। डिप्थीरिया, जी हाँ। परtussis, बिल्कुल। टिटनेस, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, परtussis, टिटनेस, इसकी लगता है डीपीटी टीकाकरण के खिलाफ सुरक्षा के लिए। इन तीनों की सुरक्षा के लिए लगती है डीपीटी वैक्सीन। ओके दोस्तों, डीपीटी वैक्सीन। चलें, डिप्थीरिया, परtussis, टिटनेस के लिए डीपीटी टीकाकरण लगता है। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 20वां। डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप सबसे खतरनाक होता है? भाई ये पूछ रहा है डेंगू वायरस का
कौन सा सीरो टाइप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है डेंगू वायरस का? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर? आंसर टाइप सेकंड। टाइप सेकंड डेंगू। क्या पूछा उसने? डेंगू। डेंगू वायरस का कौन सा सीरो टाइप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है? सीरो टाइप सेकंड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ओके ओके। चलें दोस्तों, डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। डेंगू में क्या प्रभावित होती हैं? प्लेटलेट्स। ओके, ध्यान रखना है, डेंगू में प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। डेंगू किस वायरस से होता है? फ्लेवी। फ्लेवी वायरस से। ओके, इसमें फ्लेवी वायरस से होता है दोस्तों। इसमें प्लेटलेट्स, क्या दोस्तों? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होती हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगी डेंगू में। ओके दोस्तों, NS1 इसकी जांच होती है, NS1 डेंगू वायरस की। ठीक है, फ्लेवी वायरस से होता है डेंगू, प्लेटलेट्स प्रभावित हो जाती हैं इसमें, और NS1 इसमें जांच होती है इसकी डेंगू की। डेंगू वायरस में कौन सा सीरोटाइप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है? टाइप सेकंड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है डेंगू वायरस में दोस्तों। टाइप सेकंड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो क्लास थी हमारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं मैं आप आज की क्लास में आपको। और इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको अच्छे से देखना है। डेंगू वायरस में कौन सा सीरोटाइप सबसे ज्यादा खतरनाक है? तो बेटा टाइप सेकंड आंसर है इसका। फ्लेवी वायरस से होता है, प्लेटलेट्स इसमें प्रभावित होती है, NS1 इसकी जांच है। ठीक है, ऊपर मैंने और भी बताया आपको, और भी क्वेश्चन है जो आपको जल्दी मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है, शरीर का कौन सा हिस्सा ट्रैकोमा से प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा हिस्सा ट्रैकोमा से प्रभावित होता है? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होता है? ये दोस्तों आंख की एक डिसीज है, आंख में होता है ट्रैकोमा। आंखें लाल हो जाती हैं इसमें, आंख लाल हो जाती हैं, आंख जो होती है वो लाल हो जाती हैं। ठीक है, आंखें लाल हो जाती हैं, पानी भी आता है आंखों से। ठीक है, आंखें लाल हो जाती हैं और पानी भी आता है आंखों से। ठीक है, ये किस वायरस से होता है? क्लेडिया वायरस। ओके दोस्तों, क्लेडिमा वायरस से होता है कौन? ट्रैकोमा। ठीक है, इसमें आंखें लाल हो जाती हैं। शरीर का कौन सा हिस्सा ट्रैकोमा से प्रभावित होता है? आंख होता है। ठीक है, यकृत नहीं होता है, आंख होता है, दिमाग नहीं होता है, गुर्दा नहीं होता है। ऑप्शन बी आंख होगा। ठीक है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों पे सूजन भी आ जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लेडिमा वायरस से होता है। ठीक है, और आंखें लाल हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी हमारी यहीं समाप्त होती है। और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और भी आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन जल्दी। आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। जल्द से जल्द अब और भी आपको क्वेश्चन MCQ मिलते रहेंगे साइंस के, जल्दी लेके आऊंगा। अभी बीच में रक्षाबंधन है, थोड़ा 1-2 दिन का गैप हो सकता है, लेकिन उस बीच में भी मैं आपके वीडियो डालूंगा। आप लगातार पढ़ाई करते रहें, वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए लगातार मेहनत करते रहें। साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100 में से 30 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। तो दोस्तों चलता हूं मैं आज। आपसे निवेदन है मेरा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।